हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट सेकंड। तो एनिमल अटेंडेंट का जो बी पार्ट है उसके टोटल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जीके क्या होता है कि अपन हर एग्जाम के अंदर पढ़ते रहते हैं। तो बी पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आज अपनी क्लास चल रही थी अपना पशु प्रबंधन के अपन पढ़ रहे थे। पशु प्रबंधन के अंदर टोटल 10 टॉपिक थे। कितने? 10 टॉपिक। मध्यकाल, मध्य चक्र, खुरहरा करना, सिंह रोधन करना, व्यायाम करवाना, पशुओं को नहलाना, ठीक है, ये सब अपन पढ़ रहे थे, जिसमें 2 क्लासें अपने हो चुकी थी। आज ये लास्ट है पशु प्रबंधन, आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कुक्कुट प्रबंधन, जो मुर्गियों के बारे में जो है पोल्ट्री प्रबंधन, पोल्ट्री मैनेजमेंट, वो अपन कल देखेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो अपन देखेंगे कल। कब देखेंगे? कल। तो देखिए, आज अपन सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सांड की देखभाल। सांड यानी बुल, जो नर पशु होता है उसे ही सांड कहते हैं। तो कल अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मध्यकाल पढ़ा था। नर पशु और मादा पशु का दोनों का एक दूसरे के जो समागम की क्रिया होती है उसे ही मध्यकाल कहते हैं। इजी था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मध्य चक्र। एक मध्यकाल से लेकर दूसरे मध्यकाल के बीच का जो पशु का जो शारीरिक और क्रियात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसे ही मध्य चक्र कहते हैं। मध्यकाल देखिए छोटा है समागम की क्रिया, तो इसमें टाइम उसका कम है और उस सबका दे रखा था कि किसका मध्यकाल का समय कितना होता है, 10 से 12 घंटे गाय, 12 से 36 घंटे भैंस, और फिर 1-2 दिन होते हैं भेड़ और बकरी, 1 से 2 दिन। भेड़ के वैसे 1.5 दिन भी दे रखा है। फिर मध्य चक्र होता था, तो मध्य चक्र में टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि उसमें 2 मध्यकाल का समय है, वो भी अपन ने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ग्याबिन जो गाय होती है उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रसव होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बाद जो नवजात बछड़ा होता है उसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो मादा और बछड़ा कल कंप्लीट कर लिया था, आज है सांड। तो सबसे पहले देखिए सांड की देखभाल। वैसे जो सांड जो है इसका प्रयोग प्राचीन काल में ज्यादा होता था, अब इसका इतना प्रयोग नहीं होता। क्यों? इसका जो मोस्टली प्रयोग होता था कृषि कार्यों में होता है, लेकिन कम होता था। इसका जो मोस्टली प्रयोग होता था वो होता था मध्यकाल के लिए और पशुओं को गर्भित करवाने के लिए सांड का प्रयोग करते थे। अब क्या है, कृत्रिम गर्भाधान विधि आ चुकी है। तो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से जो मिडल और जो पुअर जो किसान होते हैं वो इनको नहीं पालते हैं। उनको जब भी गर्भाधान करवाना होता है, जो कृत्रिम गर्भाधान होते हैं उसके सीमन जो होता है वो खरीदते हैं, उसके द्वारा जो मादा होती है उसका गर्भाधान वो करवा देते। तो ये सांड की जो देखभाल है इसमें प्राचीन काल में इनकी संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान में इतने सांडों को ये नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान के कारण, कृत्रिम गर्भाधान के कारण वर्तमान में उपयोगी तो है लेकिन कम उपयोगी है, ठीक है, कम उपयोगी है। क्योंकि अब इसका जो प्रयोग है छोटे किसान इसका आराम से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और कृषि कार्यों के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि मादा को गर्भित करवाने के लिए भी सांड का प्रयोग होता था, अब इतना नहीं होता है। क्योंकि इसमें देखिए एक तो क्या होता है कि एक जब सांड है तो वो साल में 50 से 60 मादाओं को गर्भित कर सकता है, और कृत्रिम विधि में क्या होता है एक साथ 2 से 3 हजार जो गाय है उनको अपन गर्भित कर सकते हैं एक साल में। इसीलिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग ज्यादा होने की वजह से अभी जो सांड है इनका जो पालन पोषण है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। इससे रिलेटेड प्रश्न बाहर यही पूछेगा कि सांड की जो देखभाल है वर्तमान में इस सांड का प्रयोग ज्यादा होता है या प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में इसका प्रयोग ज्यादा होता था। यहाँ से अगर प्रश्न आपके बनेगा तो ये बनेगा कि सांड की जो विशेषताएं हैं इससे प्रश्न बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है सांड का अलगाव। ये सांड अपन पालते हैं तो वहां पे क्या क्या देखभाल अपने को करनी पड़ेगी। पहली है सांड का अलगाव। अलगाव का मतलब क्या होता है? लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई करनी। अलगाव होता है मन मुटाव होता है, वही अलगाव, लड़ाई। तो क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास 10 से 15 सांड है और अपन ने 2 या 3 या 5 नए परचेज किए, नए खरीद लिए, तो जो पुराने हैं वो उन नए को देखते ही उनमें अलगाव की भावना आ जाएगी, वो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। जिस प्रकार से बच्चे भी होते हैं स्कूल में अपनी जगह फिक्स करके बैठते हैं, और जो नया बच्चा आता था उसको वहां पास में बैठने नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो रोज स्कूल आता है तो आपस में उनमें सामंजस्य और दोस्ती हो जाती है, तो फिर वो मन मुटाव जो अलगाव होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि नए जो सांड होंगे उसको खरीदेंगे तो उसको 1 महीने के लिए अलग से रखना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे जो है उनका जो अलगाव होगा वो समाप्त हो जाएगा और फिर सबको साथ में रखा जाता है। तो इसमें क्या करना है, नए सांड को 1 माह तक अन्य सांडों से अलग रखना, इसका मुख्य विशेषता। ठीक है, अलगाव को कम करने के लिए क्या है, जो नया सांड है उसको 1 महीने तक आराम से अलग रख लीजिए, फिर दोनों को साथ में रख सकते हैं, उनमें लड़ाई नहीं करेंगे वो। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सांड में जो अलगाव है उसको रोकने के लिए जो है उसे कितने समय तक नए सांड को जो है पुराने सांड से अलग रखना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपको पूछ सके तो ये ध्यान रखना अपने को, 1 माह। क्या याद रखना है, 1 माह। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। वैसे क्वेश्चन अपने क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, सब इसमें सब कुछ अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसीलिए 2-2, 3-3 क्लासों के अंदर इसे पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि एक तो होता है मात्रात्मक पढ़ना, मतलब 12 घंटा 15 घंटा, एक होता है गुणात्मक रूप से पढ़ना, मतलब जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैटर इंपॉर्टेंट रहता है। तो संख्यात्मक जो होता है ना 18 घंटे 20 घंटे, तो संख्यात्मक पढ़ने की तुलना में मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये कि गुणात्मक जो है अपने को पढ़ना चाहिए। भले ही कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छी बुक, अच्छी जो है मैटर वहां पर होना चाहिए। देखिए फिर है सांड का आवास। क्या है, सांड का आवास। सांड का जो भी आवास होता है, पशुशाला जैसे होती है तो सांड के भी लिए पशुशाला ही होगी। तो सांड के लिए जो पशुशाला होती है, पशुशाला, उसमें आवास में क्या होना चाहिए, 1/4 भाग तो होना चाहिए बंद। कैसा होना चाहिए, बंद, मतलब जिसके ऊपर 4 दीवारें हो सकती है या शेड लगा हुआ हो सकता है, तो बंद होना चाहिए। वह 3/4 भाग होना चाहिए बिल्कुल खुला। कैसा होना चाहिए, खुला। तो पशु का जो आवास होगा वो कैसा होना चाहिए, सांड का जो आवास होगा वो कैसा होना चाहिए, 1/4 भाग तो होना चाहिए बंद, जहां वो ज्यादा धूप के समय वो बैठ सके, रात में अगर सर्दी ज्यादा है तो वहां पे वो शरण लेकर बैठ सके। लेकिन उसके घूमने फिरने के लिए, व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, घूमने फिरने के लिए स्पेस होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, वो होना चाहिए 3/4 भाग। मतलब ये मान लीजिए 100 में से 25% जो भाग है उसके ऊपर शेड या दीवार से वो घिरा होना चाहिए, और 75% जो भाग है वो बिल्कुल ओपन एरिया में होना चाहिए। पशु आवास की ये विशेषता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको ध्यान रखना है, 1/4 भाग और 3/4 भाग। फिर है संतुलित आहार। तो सांड को जो है संतुलित आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए, संतुलित आहार। सांड को संतुलित आहार देना चाहिए। अब संतुलित आहार क्या होता है ये अपन ने पढ़ रखा है, संतुलित आहार देना चाहिए, देना। अब संतुलित आहार क्या होता है तो एक बार वापस देख लेते हैं। ऐसा आहार जो सभी पोषण तत्वों से युक्त हो उसे ही बोलते हैं संतुलित आहार। एक तो क्या होता है आहार, कि अपन एक दिन में जो कुछ भी खा रहे हैं वो आहार होगा, वो संतुलित आहार नहीं होगा। उसमें अपन अपने लिए फायदेमंद चीजें भी खा रहे हैं, जो भी अपने लिए हानिकारक है वो भी अपन खा रहे हैं, वो आहार में आएगा। लेकिन संतुलित आहार में वही आएगा जो पौष्टिक है, शरीर के लिए फायदेमंद है। तो वह आहार जो मनुष्य या जीव जंतु पशु खा रहे हैं वो आहार आएगा, लेकिन जिसमें सभी पोषक तत्वों का समावेश है उसे बोलेंगे अपन संतुलित आहार। और सभी पोषक तत्वों में कौन कौन से, तो वसा आ जाएगी, प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएगा, विटामिन आ जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स आ जाएंगे, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये सब अपन ने पढ़ रखा। संतुलित आहार आता ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्वों से युक्त जो भोजन है वो सांड को देना चाहिए। ठीक है, फिर है देखिए प्रजनन कार्य। क्या है, प्रजनन कार्य। तो प्रजनन कार्य के लिए सांड का जो प्रयोग है ना वो 2.5 से, जब ये पशु 2.5 से 3 वर्ष बाद करना चाहिए। तो सांड का प्रयोग प्रजनन के लिए कब करना चाहिए, तो 2.5 से 3 वर्ष बाद करना चाहिए। जब पशु 2.5 से 3 साल का हो जाए तो उसके बाद इसका प्रयोग अपन प्रजनन में कर सकते हैं। प्रजनन की वही 2 विधियां होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो एक सांड जो है वो प्राकृतिक विधि में, मतलब नेचुरल रूप से 1 साल में, प्राकृतिक रूप से 1 वर्ष में 50 से 60 मादा को
50 से 60 मादा को गर्भित कर सकता है, गर्भित कर सकता है। ठीक है, तो एक सांड जो है वो 1 साल के अंदर 50 से 60 गायों को गर्भित कर सकता है। ठीक है, और प्रजनन कार्य का इसका प्रयोग कब करेंगे, जब सांड जो है वो 2.5 से 3 साल का हो जाएगा, तब इसका प्रयोग अपन प्रजनन कार्य में करेंगे। और कृत्रिम का पूछ ले तो कृत्रिम में ध्यान रखना, एक सांड जो है 1 वर्ष में कितना करता है, ये वैसे पढ़ा रखा है फिर भी आप देख सकते हैं, तो वहां पर ये 2 से 3 हजार गायों को गर्भित कर सकता है। किसमें, ये 1 वर्ष में 2 से 3 हजार गायों में, ये हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान में। कृत्रिम गर्भाधान ये वैसे अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो 50 और 60 इसमें, इसी से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हटा दूं मैं। पशु आहार में ही आपको एक बात ध्यान रखनी है, पशु आहार में ही एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर सांड जो है, नर जो है या सांड है, अगर उससे हल्के कार्य करवा रहे हैं अपन, कैसे कार्य करवा रहे हैं, हल्के, तो हल्के कार्य के लिए, हल्के कार्य के लिए उसे 1 kg दाना मिश्रण देना चाहिए, दाना मिश्रण देना चाहिए। तो हल्के कार्य के लिए देना चाहिए, ये मध्यम कार्य के लिए, मध्यम कार्य के लिए उसे 2 kg दाना देना, मिश्रण देना चाहिए। और भारी कार्य के लिए, भारी कार्य के लिए 3 kg जो है दाना मिश्रण देना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वैसे अपन ने उसमें पढ़ा था, जब अपने आहार पढ़ा था उसमें अपन ने इसको डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृषि कार्य के लिए अगर हल्के कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे 1 kg दाना मिश्रण देना पड़ेगा। मध्यम कार्य कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा कार्य उससे ले रहे हैं सांड से, तो उसे 2 kg देना पड़ेगा। और ज्यादा ही उससे काम करवा रहे हैं तो उसे 3 किलो जो है दाना देना पड़ेगा। और एक विशेषता और हो सकती है, हो सके तो आप साइड में नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि पशु जो होते हैं उन्हें अगर अपन कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, तो इससे उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दूध उत्पादन। ये सांड में नहीं आएगा, ये मादा में आएगा, इसलिए मैं इसे ऑरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देने से उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ में ही अगर उसे प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा पशु को, तो उसके जो दूध होगा उसमें वसा की मात्रा बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इससे रिलेटेड नहीं है इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हो गया अपना। अब चलते हैं इससे आगे। ये देखिए, ये सांड का ही एक चित्र है। बताइए, सांड से एक याद आ गया कि कृषि कार्यों के लिए राजस्थान में सबसे अच्छा जो बैल है वो किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका, जीके में पूछा हुआ प्रश्न है ये। कृषि के रिलेटेड नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड नहीं, जो राजस्थान के कंपेटिटिव एग्जाम होंगे उसमें राजस्थान जीके में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नागौरी बैल कौन सा है, नागौरी बैल, जो पहले नागौर में था, वर्तमान में ये कुचामन और डीडवाना में भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, खुरहरा करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये क्या है, एक तरह से देख सकते हैं आप, ब्रश लगा हुआ है जिससे क्या हो रहा है, पशु के ऊपर इसे घुमाया जा रहा है, इसकी सफाई हो रही है। जिस प्रकार से अपन बालों को साफ करते हैं उसी तरह से ये पशु के ऊपर घुमाया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूमिंग। क्या बोलता है, ग्रूमिंग। ये भी पॉइंट याद रखना है, ग्रूमिंग भी क्वेश्चन देता है वहां पे। ग्रूमिंग कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, खुरहरा की जगह पे वो ग्रूमिंग भी वर्ड दे सकता है। अपन क्या याद रखते हैं, आपको इतना तो पता होगा कि झाड़ू को बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं, ब्रूम, BROOM। रूम जो होता है उसके आगे बी लगा तो ब्रूम हो जाएगा, झाड़ू। ब्रूम और ग्रूम दोनों एक जैसे है, ग्रूम और ब्रूम। तो ग्रूमिंग याद रखना है अपने को कि पशुओं के ऊपर। तो खुरहरा क्या होता है, पशु की त्वचा व बालों पर ब्रश से साफ सफाई करना, ऐसे ही बोलते हैं खुरहरा करना। बिल्कुल इजी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, खुरहरा या
ग्रूमिंग। तो क्या होगा, पशु की जो त्वचा है, जो बाल है, उसके ऊपर जो ब्रश होते हैं, उस ब्रश के द्वारा जो है इसे, उसके बालों को, उसकी त्वचा को साफ करते हैं, उसे ही बोलते हैं खुरहरा करना। अब खुरहरा करने के लिए जो ब्रश होते हैं, देखिए खुरहरा करने के लिए जो ब्रश होता है, क्या होता है, ब्रश, ब्रश ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ये ब्रश होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है डांडी, डांडी ब्रश, जो एक डंडी होती है, डंडी होती है, उसके आगे ऐसे खाते खाते लगे हुए उसके ऊपर, जैसे इसमें तो पूरा राउंड है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से पूरा बना होता है, यहाँ पर एक डंडी होती है, ये देखिए डंडी होती है पकड़ने के लिए, और यहाँ पर जो है ऐसे बाहर निकला रहता है, इससे पशु को त्वचा पे जो है इसकर घुमाया जाता है, इसे बोलते हैं डांडी ब्रश। एक होता है ब्रांडी ब्रश, कौन सा है, बॉडी ब्रश या ब्रांडी ब्रश इसे बोलते हैं, बॉडी ब्रश भी बोलते हैं, ब्रश भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। एक होता है घास फूस वाला, घास फूस का ब्रश या ब्रश। एक होता है लोहे का ब्रश, एक क्या होता है, लोहे का ब्रश, लोहे का ब्रश, ये 4 प्रकार होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लोहे का जो ब्रश है ये पशुओं के पैरों को, पशुओं के पैरों को साफ करने में उपयोगी, पशुओं के पैरों को साफ करने में उपयोगी, पशुओं के पैरों को साफ करने में कौन सा ब्रश उपयोगी है, तो लोहे का ब्रश होता है। लोहे का ब्रश होता है, हैवी होता है, इसीलिए पैरों की जो चमड़ी होती है इतनी सॉफ्ट नहीं होती नी से नीचे, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक घास फूस का भी ब्रश होता है, ये कैसा होता है, नॉर्मली जो पत्तियां होती है, घर में भी झाड़ू बनाते हैं, आपने देखा होगा आदिवासी लोगों में, जो लकड़ियां होती है उसको ऐसे इकट्ठी की और उससे झाड़ू बना दिया, वो उसी तरह से घास फूस होती है, उसको इकट्ठा करते हैं, उससे धागे से बांध देते हैं, उससे पशु की सफाई करते हैं, तो वो घास फूस का होता है। ये होता है ब्रांडी ब्रश, एक तरह से इसको मान सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से ये मशीनी होता है और इसे घुमाकर साफ किया जाता है। तो ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिस खुरहरा करने में काम में लिया जाता है। पशुओं के पैरों में कौन सा उपयोगी है, तो लोहे का ब्रश, ठीक है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हटा दे इसे। देखिए अब क्या है कि खुरहरा करने हैं तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं। क्या होता है, लाभ, तो खुरहरा करने के जो लाभ है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। लाभ क्या है इसके, तो देखिए एक तो पशु साफ रहेगा, पशु साफ, उसके ऊपर जब सफाई की तो साफ ही रहेगा, पशु साफ रहता है, पशु का रक्त संचार बढ़ता है, रक्त संचार बढ़ता है, पशु का रक्त संचार बढ़ता है, पशु के शरीर से, पशु के शरीर से परजीवी, पशु के शरीर से परजीवी परजीवी कलर दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा, चेंज करें, किलनी, पशु के शरीर से परजीवी किलनी जुए जुए, पशु के शरीर से परजीवी किलनी जुए साफ करने में, तो ये इसके कुछ लाभ है। देखिए अगर खुरहरा करेंगे तो पशु क्या होगा, साफ रहेगा, ऑब्वियसली साफ रहेगा, उसके साफ करेंगे तो उसका रक्त संचार जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा पशु के शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो परजीवी होते हैं, किलनी जुए, वो सब साफ हो जाएगी, वो सब क्या हो जाएगी, साफ रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और खुरहरा में एक पॉइंट आपको और याद रखने की जरूरत है, वो है सावधानियां। क्या है, सावधानियां। तो खुरहरा करते समय कौन सी सावधानी अपने को रखनी चाहिए, तो देखिए
खुरहरा, खुरहरा समय समय पर करना चाहिए, समय समय पर, समय समय पर वह कम समय पर, कम समय पर करना चाहिए। खुरहरा समय समय पर, कम समय पर करना चाहिए। खुरहरा, खुरहरा दुग्ध, खुरहरा दुग्ध दोहन के 1 घंटे, 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले करना चाहिए। तो खुरहरा कब करना चाहिए? तो 1 घंटे पहले करना चाहिए। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने के। खुरहरा जो है वो समय समय पर करना चाहिए, कम समय के अंतराल पर करना चाहिए, और दूध दोने से 1 घंटे पहले करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि दूध के अंदर जो है इसके ऊपर जो कचरा लगा होगा, जो इंसेक्ट होंगे, जो परजीवी होंगे, वो दूध में नहीं मिलेंगे और दूध जो है वो साफ अपने को मिलेंगे। और इसका एक ध्यान और रख सकते हैं अपन, इसमें सावधानी में ही लिख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लगा मैं लिख सकता हूँ कि खुरहरा, खुरहरा आराम से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आराम से, आराम से, आराम से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। आराम से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप लोहे का ब्रश यूज कर रहे हो, ठीक है, जो लोहे के तार का बना होता है, तो उसे अगर जोर से खींचोगे तो इसके त्वचा के ऊपर ब्लड आ सकता है, उसको लग सकती है। इसलिए खुरहरा आराम से करना चाहिए, ठीक है। इसको करते समय सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी, ये कुछ लाभ थे खुरहरा करने के। खुरहरा का प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है, हटा दे इसको। खुरहरा के बाद है चिन्हीकरण करना। चिन्हीकरण का मतलब क्या था? देखिए, ये किस लिए होता था चिन्हीकरण? पशुओं के ऊपर जो चिन्ह लगाए जाते थे, सिंबल्स, वो क्यों लगाए जाते थे? ये लगाए जाते थे पशुओं की पहचान निश्चित करने के लिए। तो पशुओं की पहचान, पशुओं की पहचान सुनिश्चित, पशुओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, करने की जगह पे यहाँ पे रखने के लिए रख रहे हैं। पशुओं की पहचान सुनिश्चित सॉरी, देखिए, पशुओं की जो पहचान है उसे सुनिश्चित रखने के लिए उसके ऊपर चिन्ह लगाए जाते हैं। चिन्ह लगाते हैं ताकि घूमे नहीं। अपन ने नॉर्मली अपने देखा होगा, अपने यहाँ पे भी होता है, हमारे गांवों में भी करते हैं। क्या होता है, अपने बर्तन भी जो होता है ना, उसके ऊपर नाम लिखवा देते हैं, नाम लिखवाते हैं, या उसके ऊपर नेल पेंट से ऊपर से या किसी ना किसी कलर से मार्क लगा देते हैं। ताकि क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो बर्तन इधर उधर अपन उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आसपास में अंकल चाचा आंटी वांटी के, तो उसमें क्या है कि खो न जाए, इसलिए ये चिन्हीकरण अपन बर्तनों का भी अपने करते हैं। अपने घर में भी देखा होगा, ये पशुओं में भी होता है। क्या होता है, ताकि कोई चुरा न ले, वरना बोल देगा भाई ये चिन्ह लगा हुआ है तो मेरा पशु है, देख ले, इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो पशुओं की पहचान को सुनिश्चित रखने के लिए ये किया जाता है, उसे बोलते हैं पशुओं का चिन्हीकरण करना। इसकी अलग अलग विधियां हैं, चिन्हीकरण की अलग अलग विधियां हैं। एक मिनट, हाँ, तो पशुओं की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए ही अपने क्या करते हैं, चिन्हीकरण की क्रिया। इसकी अलग अलग विधियां हैं। पहला है दागना। क्या है? दागना। क्या है? दागना। एक है दागना और एक है गोदना। दोनों में क्या डिफरेंट है? एक तो होता है दागना और एक होता है गोदना। दोनों में क्या डिफरेंट? देखिए, दागना जो है, इसका नाम कहीं कहीं पे ब्रांडिंग लिख सकता है आपको। क्या? ब्रांडिंग। इसे ब्रांडिंग भी बोलते हैं, ब्रांडिंग। ये शब्द भी आ सकता है, ध्यान रखना, ब्रांडिंग ये शब्द भी आ सकता है। आजकल इसी प्रकार के वर्ड पूछते हैं, ठीक है। तो दागना और ब्रांडिंग दोनों एक ही शब्द है। मैंने इसको इस प्रकार से याद रखता, आप ही रख सकते हैं, बीडी, ऐसे मैंने इसको याद रख सका। बी से याद रखना ब्रांडिंग और डी से याद रखना दागना। दागना की स्पेलिंग देखिए, द, तो द से हो जाएगा डी, बीडी से आपको याद हो जाएगा। तो दागना किस प्रकार से होता है? इसमें क्या होता है, जो पशु जो होता है, ठीक है, उसके शरीर के ऊपर किसी ना किसी गर्म जो चीज होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, उसके ऊपर निशान लगा देते हैं। अलग अलग आकार के जो लोहे के धातु होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं। मान लीजिए सब किसी के ऊपर ABCD लिखी हुई है,
किसी के ऊपर दूसरा कोई वर्ड लिखा हुआ है, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का निशान है, मान लीजिए किसी के ऊपर पत्ती का निशान है, इस प्रकार के अलग अलग धातु के छोटे छोटे जो है छल्ले टाइप में गोल गोल रहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, उसको गर्म करते हैं, लोहे की छड़ के द्वारा उसको गर्म करते हैं और फिर उसके द्वारा जो है पशु के ऊपर उसका निशान बना देते हैं ताकि वो घूमे नहीं, उसको ही बोलते हैं दागना। ठीक है, क्या बोलते हैं, दागना। तो पशुओं के ऊपर जो है लोहे की छड़ द्वारा जो है जिसे दागा जाता है उसे ही बोलते हैं दागना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, लोहे की छड़ से, ये लिख सकते हैं, लोहे की छड़ से, लोहे की छड़ से पशु के, लोहे की छड़ से पशु के शरीर पर निशान लगाना, निशान लगाना, निशान को आप लिख सकते हैं चिन्ह बनाना, चिन्ह बनाना है क्या बोला जाता है, दागना। क्या बोला जाता है, दागना। तो ब्रांडिंग, लोहे की छड़ होती है, उसके ऊपर अलग अलग अपन कोई भी जो है इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, कोई पत्तियों का निशान ले सकते हैं। उसको क्या करता है, सभी इसके गाय है या भैंस है, जो भी है, नर है मादा है, उसके ऊपर निशान लगाते हैं ताकि वो घूमे न, उनकी पहचान जो है सुनिश्चित रह पाए। इसकी विधियां है, ये सब क्या इसकी विधियां है चिन्हीकरण की। तो पहली है दागना, ब्रांडिंग। ठीक है, तो छड़ को गर्म करते हैं फिर उससे निशान लगाते हैं। इसकी दो विधियां है, दागना जो है इसकी दो विधियां है। कितनी विधियां, दो विधियां हैं, एक है ठंडा दागना और एक है गर्म दागना। दो विधियां हैं, पहली है इसकी गर्म दागना। क्या है, गर्म दागना। क्या है, गर्म दागना। तो गर्म दागना में क्या होगा, लोहे की छड़ होती है, उसको गर्म किया और उसके द्वारा जो है पशु के ऊपर निशान लगा देते हैं। लोहे की छड़ को गर्म कर निशान लगाना। तो इसको क्या होता है, लोहे की छड़ होती है, उसको गर्म करते हैं, जो भी उसके ऊपर आकृति होती है छल्ले टाइप में, उसके द्वारा पशु के ऊपर निशान किया जाता है। गर्म दागना। एक होता है ठंडा दागना। कौन सा होता है, ठंडा दागना, ठंडा दागना। तो ये जो ठंडा जो दागना है, इसमें कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, कार्बोलिक अम्ल, अम्ल का प्रयोग करते हैं, कार्बोलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई आकृति है, उसके ऊपर ये कार्बोलिक एसिड जो है ये लगाया जाता है। उसके बाद इस एसिड से जो आकृति है जिसके ऊपर कार्बोलिक एसिड लगा हुआ है, उसको पशु के ऊपर लगा देते हैं, तो ये एसिड होता है, ये वहां पे उस आकृति के नुमा निशान बना देता है, जिससे उसको दर्द भी नहीं होता है और निशान भी लगा रहता है। तो गर्म दागना जो होता है ये थोड़ा सा दर्द नहीं होता है, जबकि इसमें दर्द नहीं होता है, ये होता है दागना। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे गोदना। क्या बोलेंगे, गोदना। हो गया ये, हटाए। देखिए अब है अपना गोदना। कौन सा है, गोदना। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं टैटू करना। जो टैटू करते हैं शरीर के ऊपर, आजकल बहुत प्रचलन में है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, सेलिब्रिटीज जो है, आजकल आम पब्लिक में भी ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है टैटू बनाना। गोदना क्या है, टैटूइंग। तो टैटूइंग जो होता है उसे ही बोलते हैं गोदना। इसमें क्या होता है, एक तरह की पंचिंग मशीन से बॉडी पर निशान या आकृति बनाई जाती है। एक पंचिंग मशीन तो नहीं होती, पंचिंग मशीन वाली दूसरी होती है। पंचिंग मशीन की जैसी एक मशीन होती है, ड्रिल के जैसी मशीन होती है, उसके द्वारा जो है इसे पशुओं के बॉडी के ऊपर जो भी कलर है उसके द्वारा इसे निशान बनाया जाता है, उसे ही बोलते हैं गोदना या टैटूइंग। ये
इंसानों में भी बहुत ज्यादा वर्तमान में प्रचलन में है। ठीक है, तो क्या होती है, एक तरह की मशीन होती है, उसके द्वारा बॉडी के ऊपर निशान, और ये गोदना जो है ये 1 से 2 सप्ताह के पशुओं में किया जाता है। 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह के पशु में करते हैं, 1 से 2 सप्ताह के पशु में करते हैं। तो गोदना जो है वो किस उम्र में करते हैं, तो 1 से 2 वर्ष का जो पशु होगा उसमें ये करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गोदना कब किया जाता है, तो 1 से 2 सप्ताह का जो पशु होगा उसकी आयु उस समय करते हैं। फिर तीसरी है अपने कान पर निशान, इसे हटा दे, कान पर निशान बनाना, ये अपन ने देखी होगी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कैंची है, क्या है, कैंची, तो कैंची से पशु के कान पर निशान करते हैं। कान से पशु क्या करते हैं, पशु है उसके कान के ऊपर निशान करते हैं, किससे, सीजर यानी कैंची से। और ये सबसे ज्यादा इसमें पूछेगा प्रश्न, ये पूछेगा कि कान में जो निशान है ये सबसे ज्यादा कौन से पशु में प्रचलन में है, तो ये सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक सुअर में प्रचलित, सुअर जो होते हैं उसमें सर्वाधिक प्रचलन इसी का है। उनके ऊपर जो निशानीकरण यानी जो चिन्हीकरण किया जाता है वो सबसे ज्यादा किया जाता है कान में निशान। तो कैंची से क्या होता है, पशु के कान के ऊपर उसका हल्का निशान लगाना, मतलब या तो उसको कट मार लेते हैं, एक साइड से थोड़ा सा कट लेते हैं, ठीक है, अलग आकृति बना देते हैं। और ये विधि सुअर में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और ये जितने भी चिन्हीकरण की विधि है उसमें सबसे कष्टदायक विधि कौन सी है, तो यही है सबसे कष्टदायक विधि। चिन्हीकरण की सबसे कष्टप्राय विधि कौन सी है, तो कष्टदायक विधि है, सबसे कष्टदायक, सबसे कष्टदायक विधि। सबसे कष्टदायक पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कान में निशान लगाना, कष्टदायक, सबसे कष्टदायक विधि। आपको राइटिंग समझ में आई थिंक अब तो आ जाएगी, बिल्कुल मैंने स्पष्ट लिखा है। तो सबसे कष्टदायक विधि पूछ ले तो कान में निशान इंपॉर्टेंट, एक तो ये रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी विधि सुअर में प्रचलित है चिन्हीकरण के लिए, तो कान में निशान। ये कान में जो निशान है ये सर्वाधिक कौन से पशु में प्रचलित है, तो सुअर। इससे बाहर प्रश्न आपका इससे नहीं जाएगा, अगर इसमें से पूछेगा तो यही पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक होता है गले में नंबर, इसमें क्या होता है गले में नंबर, देखिए धातु की जंजीर, इसमें क्या होता है, धातु की जंजीर जो होती है पशुओं को बांधने की, आपने देखी होगी जंजीर होती है, उसमें क्या पतली पतली जंजीर होती है, उसको पशुओं के जंजीर के अंदर कोई निशान लगा देते हैं, धातु से छल्ला होता है, उसको पहनाया जाता है गले में, और इससे भी उसका चिन्हीकरण किया। धातु की जंजीर से या फिर रस्सी से भी कर सकते हैं, या रस्सी में धातु के निशान लगाकर पहनाते हैं। तो क्या होता है, गले के अंदर पशुओं के गले में एक लोहे की इस प्रकार की चैन ले सकते हैं आप, मान लीजिए इस प्रकार की कोई चैन ले सकते हैं, या कोई रस्सी होगी लेंगे, उसमें इस प्रकार का कोई अपन जो गले में डालते हैं पेंडल, उस हिसाब से मान लीजिए एक पेंडेंट होता है, उस पेंडेंट को ही इसके अंदर डाला जाता है, उसके ऊपर कोई आकृति होती है और उसको पशुओं को पहना देते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जिसके भी ये आकृति है मतलब वो पशु इस आदमी का या इस संस्था से बिलोंग करता है। ये धातु जंजीर या रस्सी का प्रयोग किया जाता है, उसे पशुओं के जो है गले में इसे पहनाया जाता है। नीचे वाला जो है छल्ला पहनाना, इसे लिखने से पहले इसे मुझे साफ करना पड़ेगा। हटा दे इसे। हाँ, गले में जो निशान है इसे एक पॉइंट याद आ देखिए, वर्तमान में कान में नंबर का प्रचलन बड़ा है। पहले क्या होता है, गले में नंबर पहनाते हैं, वर्तमान में ये विधि भी प्रयोग में ली जाती है। इसमें पहले गले में पहनाया जाता था, वर्तमान में जो है क्या होता है, कान में जो है पशु के 1 2 3 4 नंबर या ABCD नंबर लिख के इस प्रकार से जो है उस पशुओं के गले में आपने देखा होगा, और वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन इसी का है। तो ठीक है, वर्तमान में कान में नंबर का प्रचलन भी बड़ा है। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी, तो यही सबसे ज्यादा प्रचलित विधि, सबसे
प्रचलित, सबसे प्रचलित विधि। तो कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे अच्छी है? तो गले में नंबर विधि सर्वाधिक प्रचलित, सबसे अच्छी। सबसे खराब, सबसे कष्टप्राय, तो कान में निशान। कान में निशान किसके लिए? तो सूअर के लिए, ठीक है। ये दोनों विधि ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। हटा दीजिए। अब देखिए चल्ला पहनाना, तो चल्ला पहनाना में आपको ध्यान रखना है, चल्ला जो पहनाया जाता है ये पक्षियों में पहनाया जाता है। किसमें पहनाया जाता है? पक्षियों में। किसमें पहनाया जाता है? पक्षियों में। यह विधि मुर्गी व पक्षियों में प्रचलित है। कौन सी विधि जो है वो मुर्गियों में प्रचलित है और पक्षियों के लिए उपयोगी है? तो वो है चल्ला पहनाना। इसमें क्या होता है? एक चल्ला होता है, अलग अलग निशान होते हैं, उसके क्या होता है? पैरों में बांधा जाता है। मुर्गी या पक्षियों में पैरों में चल्ला बांधा जाता है। तो पक्षियों में, मुर्गी में कौन सी विधि चिन्हीकरण के लिए प्रचलित है? तो चल्ला पहनाना। और इसमें चल्ला जो है वो कहां पे बांधा जाता है? तो पैरों में चल्ला बांधा जाता है। कहां पे बांधा जाता है? पैरों में। कहां पे? पैरों में। और मुर्गी जो है, तो मुर्गियों में ध्यान रखना, जो छल्ले जो होते हैं वो एल्यूमिनियम धातु के प्रयोग में लेते हैं। एल्यूमिनियम 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 ये छल्ले, एल्यूमिनियम से बने छल्ले प्रयोग में लेते हैं। तो मुर्गी में जो छल्ले पहनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो एल्यूमिनियम के छल्ले प्रयोग में इसमें लिए जाते हैं। चिन्हीकरण क्या क्यों की जाती है? तो पशु की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, पहचान सुनिश्चित करने के लिए चिन्हीकरण किया जाता है। पशुओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, पशुओं की जो पहचान है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही चिन्हीकरण किया जाता है। पशुओं की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए ही पशुओं का चिन्हीकरण किया जाता है। छल्ला बनाकर पक्षी और मुर्गी में प्रचलन है, पैरों में छल्ला बांधा जाता है। मुर्गी में जो छल्ला पहनाया जाता है वो किसका बना होता है? तो ये एल्यूमिनियम का बना होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा चिन्हीकरण में से, अगर आपको पूछ लेता है तो। हटा दे इसको। चिन्हीकरण से एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, क्या होता था प्राचीन समय में, स्पेशली भेड़ बकरी में, स्पेशली प्राचीन समय में भेड़ बकरी में अस्थाई रंगों का भी प्रयोग होता था। वर्तमान में यह प्रचलन इतना नहीं है लेकिन होता था। क्या होता? भेड़ बकरी होते थे उसके ऊपर अस्थायी जो है रंग भी लगाया जाता था, उनकी पहचान जो है वो सुनिश्चित करने के लिए। तो भेड़ बकरी में जो है अस्थायी रंगों का प्रयोग जो है, अस्थायी रंगों का प्रयोग किसके चिन्हीकरण में किया जाता है? तो भेड़ व बकरियों में, ठीक है। सिंग रोधन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माने तो यही मैं मानता हूं, ठीक है। सिंग रोधन, तो क्या हो जाएगा? पशुओं को सिंग रहित करना, पशुओं को सिंग रहित करना ही क्या कहलाता है? सिंग रोधन। क्या कहलाता है? सिंग रोधन। इसे ही दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं डीहॉर्निंग। इसे डीहॉर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीहॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है सिंग और डीहॉर्निंग मतलब हटाना। डी आगे लग गया मतलब उसे हटाना किसी भी चीज से, ठीक है। हॉर्न का मतलब क्या था? सिंग। तो डीहॉर्निंग मतलब सिंग को हटाना। इसे निष्कलिकायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कलिकायन।
निष्कलिकायन या डिसबडिंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सिंग रोधन कह सकते हैं, डी हॉर्निंग कह सकते हैं, निष्कलिकायन कह सकते हैं, या डिसबडिंग भी इसे कह सकते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना। या डिश हॉर्निंग है, ये पशु में किया जाता है, लेकिन ये जो है ये 10 से 15 दिन के पशु में की जाती है। 10 से 15 दिन के पशु में, मतलब एक तरह से माने तो बछड़े में इसका प्रयोग किया जाता है। तो निष्बडिंग और निष्कलिकायन जो है वो पशु बछड़े में किया जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर किया जाता है। डिश हॉर्निंग को जो है तो अपन थोड़े से ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। ये दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है। देखिए, तो सिंग रोधन के कुछ लाभ भी है। देखिए ये रहे इसके लाभ के। देखिए क्या है, पहला लाभ इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पशु है, उसके अगर सिंग अपन ने हटा दिए तो क्या होगी, उसके कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, बीमारी। कौन सी बीमारी नहीं होगी, जो हॉर्न से संबंधित है, जो सिंग से संबंधित बीमारी है वो पशु में नहीं फैलेंगी, क्योंकि उसके सिंग ही नहीं होंगे तो बीमारी फैलेगी भी नहीं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये सिंग रोधन ऐसे किया जाता है बछड़े में। ठीक है, कौन कौन सी विधियों से सिंग रोधन किया जाता है वो भी अपन विधियां भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला इसका लाभ क्या है, इसमें सिंग संबंधित बीमारी पशु में नहीं फैलेगी, क्योंकि सिंग ही नहीं होंगे। दूसरा, पशु सुंदर दिखाई देता है। मैं इसे, हालांकि इसे विशेषता मैं नहीं मानता, बिना सिंग के कौन सा सुंदर दिखाई देगा। प्रकृति ने जिस भी जीव को जैसा बनाया वो वैसा ही सुंदर लगता है। तो मेरे हिसाब से तो सिंग वाला ही अच्छा रहता है, लेकिन अपने तो बुक के हिसाब से चलना है और बुक में यही है, तो यही अपने को मानना है कि पशु जो है वो बिना सिंग के यहाँ पर सुंदर दिखाई देता है। पशु के लड़ने पर जो है आपस में चोट नहीं लगती। देखिए आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिंग नहीं होंगे तो आपस में लड़ाई नहीं होंगी। तो ये है इसके कुछ लाभ है, तो उसके साथ में हानियां होना सुनिश्चित है। देखिए क्या होगा, सिंग का प्रयोग अपन करते हैं कि उस पशु है उसके सिंग जो है वो जलेबी के आकार का होता है, खुंडी नुमा होते हैं मुर्रा में। जब सिंग ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी नस्ल है। तो कभी कभी नस्लों को पहचानने में भी समस्या होती है कि ये पशु कौन सी नस्ल का है। और सिंग का प्रयोग क्या होता है, आयु ज्ञात करने में भी होता है कि 3 साल की उम्र में पशुओं के सिंग के ऊपर एक छल्ला बनता है, 3 साल के बाद हर वर्ष एक एक छल्ला बनता रहता है, और जिससे अपन उसकी एज जो है वो मालूम करते हैं। मान लीजिए किसी पशु के सिर के ऊपर 2 छल्ले, तो उसकी एज कितनी होगी बताइए, उसकी एज हो जाएगी 4 साल। तो सिंग नहीं होंगे तो उसकी आयु का अनुमान नहीं लगेगा, या फिर आयु का अनुमान लगाने में कठिनाई होगी। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हटा दे। अब देखिए पशुओं में सिंग रोधन की प्रमुख विधियां, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रासायनिक विधि, ये ध्यान रखना, ये सर्वाधिक प्रचलन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि, कौन सी विधि पशुओं की सिंग रोधन में सर्वाधिक प्रचलित है, तो रासायनिक विधि। इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। सर्वाधिक कौन सी प्रचलित में है, तो रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है, एक रसायन होता है, उस रसायन को क्या करता है, एक उसके सिंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है, छड़ की सहायता से, किसी की सहायता से, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो सिंग होता है वो वहां से हट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र, सिंग रोधन रासायनिक प्रक्रिया। देखिए रसायन की सहायता से इस प्रकार से उसका जो पशु का जो है डिसबर्डिंग, निष्कलिकायन या डिश हॉर्निंग जो है वो किया जाता है, सर्वाधिक प्रचलित। इसमें कास्टिक पोटाश का प्रयोग करता है। कास्टिक पोटाश का उपयोग करते हैं। तो सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है सिंग रोधन में, रसायन विधि। किसका प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक पोटाश का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कास्टिक पोटाश जो होता है, इसको एक छड़ होती है, कास्टिक पोटाश को एक छड़ होती है, उस छड़ के ऊपर इसको रखा जाता है। कास्टिक पोटाश को ही KOH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KOH भी बोलते हैं। इसको छड़ के अंदर डाला जाता है, उस छड़ के अंदर इसको लिया जाता है, और उसको धीरे धीरे उस छड़ से इसको जो है इसका डिसबर्डिंग किया जाता है। ठीक है, रसायन होता है, इसीलिए उससे सिंग जो है वो जल्दी
हट जाता है। तो सर्वाधिक प्रचलित रसायन विधि कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? कास्टिक पोटास, KOH भी बोलते हैं। छड़ में इसे डाल करके इसका प्रयोग करते हैं। अब इसे मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि विद्युत छड़ का जो है वो प्रयोग करने से पहले इसे मुझे हटाना पड़ेगा। हटा दे। देखिए विद्युत छड़ का प्रयोग, विद्युत छड़ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जितनी विधियां हैं चारों, ये विधियां इंपॉर्टेंट रहेगी। विद्युत छड़ में क्या होता है? 1000 फ़ारेनहाइट पर 1000 फ़ारेनहाइट पर विद्युत छड़ विद्युत छड़ को 10 सेकंड तक गर्म करते हैं। विद्युत एक छड़ होती है, उसे 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 सेकंड के लिए उसे गर्म करेंगे। फिर इस छड़ को क्या करते हैं, इस प्रकार से पशु के सिंग के ऊपर रखा जाता है और उसका जो छड़ सिंग जो होता है वो वहां से अलग हो जाता है। ये देखिए सिंग रोधन का तापीय प्रक्रिया, ठीक है, तापीय प्रक्रिया, ठीक है, विद्युत छड़ द्वारा यही है तापीय प्रक्रिया। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि विद्युत छड़ को कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि कितने समय तक गर्म किया जाता है? तो 10 सेकंड तक इसको गर्म किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तीसरी जो विधि है वो इंपॉर्टेंट रहेगी और वो है अपनी इलास्टेटर या रबर बैंड विधि। इसे हटा दे। इसका प्रयोग 10 सेंटीमीटर से बड़े 10 सेंटीमीटर से बड़े सींग वाले 10 सेंटीमीटर से बड़े सींग वाले पशु में करते हैं। तो देखिए इलास्टेटर या रबड़ का एक बैंड होता है, उसका प्रयोग जो है पशुओं का सींग हटाने के लिए क्या करते हैं? इलास्टेटर मतलब होता है एक रबड़ होता है, उसको जो है पशुओं के सींगों के ऊपर पहना देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे चित्र नहीं है, दोनों सींगों में उसे पहना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि पशु के जो सींग है वो 10 सेंटीमीटर से बड़े होने चाहिए, अन्यथा ये रबड़ इसमें नहीं आएगा। तो 10 सेंटीमीटर से बड़ा अगर पशु के सींग है तो वहां पे इलास्टेटर या रबड़ बैंड का प्रयोग करते उसे पहनाते हैं और धीरे धीरे जो है पशु के सींग होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। और इसको जो गिरने में समय लगता है वो 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। तो कितने समय तक पहनाते हैं? तो 3 से 6 सप्ताह तक इसे पहनाते हैं। रबड़ बैंड इलास्टेटर को कितने समय तक पहनाने के बाद पशु के जो सींग है वो सींग रोधक हो जाता है? तो 3 से 6 सप्ताह तक इसे पहनाना पड़ता है, फिर उसके जो सींग है वो वहां से हट जाते हैं। इलास्टेटर और रबड़ बैंड को पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, बताइए क्या था? ये एक जगह पे और आया था जो अपन ने पढ़ा था। इसका प्रयोग इलास्टेटर रबड़ बैंड का जो प्रयोग है वो किस में किया था अपन ने? इसका प्रयोग अपन ने किया था बधियाकरण में। किसमें किया था? बधियाकरण में किया था। खस्सीकरण भी बोलते हैं, खस्सी करना भी बोलते हैं, खस्सी करना, कास्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो वहां पर भी ये विधि अपन ने पढ़ी थी। पशु के जो अंडकोश होते हैं उसके ऊपर एक रबड़ का जो है बैंड लगाया जाता है, इलास्टेटर लगाते हैं। तो धीरे धीरे जो पशु होता है वो उसकी जो नसें होती है उसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है और पशु जो है वो बधिया हो जाता। तो यही विधि सींग रोधन में भी है और यही विधि बधियाकरण में भी उपयोगी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये दोनों में उपयोगी है। अब हटा दे इसे, इसमें इसे नीचे लिख देना, ठीक है। आरी यह विधि अधिक उम्र के पशुओं में उपयोगी है। यह विधि अधिक उम्र के पशुओं में उपयोगी। कौन सी विधि जो है अधिक उम्र के पशुओं में उपयोगी है? तो आरी विधि। और इसमें क्या है? इसमें आरी के द्वारा उनके सींगों को काटा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये सर्वाधिक कष्ट प्रिय विधि भी इसे बोलते हैं।
तो कौन सी विधि सिंह रोधन की सबसे कष्टप्राय विधि है? तो आर्य विधि, कष्टप्रिय विधि। कौन सी विधि है? कष्टप्रिय। वहां पर कौन सी थी? चिन्हीकरण में, कान में निशान। सबसे कष्टप्रिय विधि कौन थी? कान में निशान, चिन्हीकरण में। सिंह रोधन में सबसे कष्टप्रिय पूछे तो आर्य विधि। अब आर्य से काटेंगे तो ऑब्वियसली दर्द होगा, तो ये सबसे कष्टप्रिय विधि मानी जाती है। इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंह रोधन की यही विधियां है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा पशुओं को व्यायाम करवाना। हटा दे। देखिए अब है पशुओं का, इससे इससे प्रश्न आपका वैसे नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से इससे प्रश्न नहीं बनेगा। व्यायाम करवाने के लिए क्या होता है? पशुओं को जो है खुले में छोड़ना, ठीक है। पशुओं को व्यायाम कैसे करवा सकते हैं? पशुओं को पकड़ के तो करवा नहीं सकते योगा और वो। तो इसमें क्या होता है? पशुओं को लाया जाता है, खुले जो बाड़ा होता है, खुली जो जगह होती है, इस पे वहां पे छोड़ दिया जाता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे पशुओं का क्या हो जाता है? व्यायाम हो जाता है। अब पशुओं को नहलाने के लिए ध्यान रखना है, ग्रीष्म ऋतु में तो पशुओं को नहलानी है। ग्रीष्म ऋतु व अन्य मौसम में पशु को समय समय नहलाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के अलावा शीत ऋतु और जो बारिश की ऋतु होती है उसमें भी पशुओं को जो है कभी कभी जो है नहलाना चाहिए। तो ये हो गया व्यायाम करना और पशु को नहलाना। अब जो व्यायाम है इसको करने के कुछ लाभ हैं। क्या है? कुछ लाभ है। क्या है? लाभ है। क्या है? तो पशु जो है वो, पशु बीमार कम होता है। क्या होता है? बीमार कम होता है। बीमार कम होता है, भजेगा घूमेगा तो बीमार कम होगा और स्वस्थ रहता है। कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। पशु कैसा रहता है? स्वस्थ। बीमार कम होगा तो इसका मतलब वो स्वस्थ रहेगा। पाचन क्रिया बढ़ती है। क्या होती है? पाचन क्रिया बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पाचन क्रिया बढ़ती क्या होती है? इसके अलावा रक्त संचार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रक्त संचार बढ़ता है। ये सब विशेषता अपन उसमें भी ले सकते हैं। किसमें? खुरहरा। इस पाचन को हटा दे तो बाकी सब विशेषता अपन खुरहरा में करना में भी शामिल कर सकते हैं। खुरहरा को ही बोलते हैं ब्रूडिंग। क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग। सॉरी, क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग। तो क्या इसके लाभ है? बीमार कम होगा पशु और बीमार नहीं होगा, इसका मतलब वो स्वस्थ रहेगा, उसकी पाचन क्रिया है वो स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो जाएगा कि उसका रक्त संचार जो है, ब्लड सर्कुलेशन है वो इसका अच्छा रहेगा। इससे प्रश्न आपको मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। हटाए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट। देखिए कल अपन पढ़ेंगे साथियों कुक्कुट प्रवर्धन, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मुर्गी की नस्लें अपन ने पढ़ी थी, उसके अलावा जो कुछ भी है वो अपन कल मुर्गी से संबंधित जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे। कल इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।